नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताते हैं आज के मुख्यमंत्री की दौरे की खबर, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज से 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें सीएम बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत का दौरा करने वाले हैं। सीएम आज बागेश्वर में कोविड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक का भी कार्यक्रम है। सीएम पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां सीएम कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत चंपावत जाएंगे, जहां वो कोविड सेंटर के निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोविड को लेकर इस समीक्षा बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तो 2 दिन का कुमाऊं का दौरा आपको बता रहे हैं। बेहद अहम ये दौरा माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में दौरों के बाद शाम के समय में अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। आज और कल कुमाऊं के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाने वाले हैं, साथ ही चंपावत का भी दौरा करेंगे। वहीं आपको बताएं कि मॉनसून सीजन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को यानी कि कल बैठक ली है, जिसमें सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए कि तहसील ब्लॉक स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम बने। किसी भी क्षेत्र में आपदा पर रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। सभी डीएम अपने लोकल नेताओं के साथ फोन पर संपर्क में रहें। संवेदनशील इलाकों में रिलीफ कैंप के लिए जगह खोजी जाए। पहाड़ी इलाकों में खाद्यान्न की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड के संक्रमण में अपने माता पिता को खोया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे अनाथ बच्चों की उम्र 21 साल होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ऐसे बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इन अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए नियम बनाए जाएंगे और उसके 18 होने के तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा। ये जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ मुख्यमंत्री के 2 दिन के दौरे पर जानकारी लेकर हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज ये बड़ी खबर है कि 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुमाऊं के 2 दिन के दौरे पर हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों दिन के दौरे के बाद शाम को उनके अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है। आप इस दौरे के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए कंचन, मुख्यमंत्री इससे पहले गढ़वाल में भी दौरा कर चुके हैं 15 मई के आसपास 3 जिलों का, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। और कोशिश यही रही है कि कोविड के इस संक्रमण काल में मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाएं और व्यवस्थाओं का हालचाल जानें, क्योंकि मुख्यमंत्री जब किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो जो मशीनरी है वो भी एक्टिव होती है। इसी के तहत आज बागेश्वर का दौरा है, कुमाऊं का 2 दिवसीय दौरा है। पहले मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुँचेंगे 10:30 बजे के आसपास। वहाँ पर कोविड केयर सेंटर है, उसका निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जो पेशेंट मौजूद है, जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, वहाँ ट्रामा सेंटर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के हालात का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्या व्यवस्थाओं की किस तरह के इंतजाम यहाँ पर हैं, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। कुल मिलाकर कोविड और हेल्थ सेवाओं को लेकर एक समीक्षा मुख्यमंत्री वहाँ पर करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का पिथौरागढ़ का दौरा है। आज ही वो 2:30 बजे के बाद पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वहां पर भी कोविड केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और ट्रामा सेंटर्स का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं ग्राउंड जीरो पर, किन किन हालातों से लोग जूझ रहे हैं, अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। आज पिथौरागढ़ में ही मुख्यमंत्री नाइट स्टे करेंगे और कल मुख्यमंत्री चंपावत पहुँचेंगे। चंपावत में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा मीटिंग लेंगे। जी सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री की दौरे की हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को कोरोना की अपडेट दे देते हैं। राज्य में कोरोना के लगातार केसेस घट रहे हैं। अब 3,000 से कम हो गए हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में राज्य में 2,903 केसेस आए। ये कल का आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन दुखद ये कि 64 लोगों की जान भी गई है।
8,164 कोरोना के मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 57,000 के पार है। देहरादून से जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो 610 हैं। हरिद्वार से भी 465 नए मामले, लेकिन अब अच्छी खबर ये कि अब 3,000 से नीचे आते हुए आंकड़े देखे जा रहे हैं। इस समय आपको बड़ी खबर बताते हैं, देहरादून से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में बीमारी के जरूरी इंजेक्शन का भी टोटा होता हुआ देखा जा रहा है। अकेले एम्स में अब तक आ चुके हैं 64 मरीज, 5 लोगों की जान जा चुकी है। 1 मरीज ठीक होकर घर भी लौटा है। 58 मरीज अभी भी एम्स में भर्ती हैं ब्लैक फंगस से जुड़े हुए। एम्स में कोविड मरीजों के लिए बनाए गए हैं 3 वार्ड, जहां पर इलाज चल रहा है 58 मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की। तो उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया, लेकिन बिना दवा इलाज कैसे होगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दवा खोजें नहीं मिल रही है और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिस के बाहर शनिवार को ऐसे लोगों की लाइन लगी रही जिनके अपने इस वक्त ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां अभी तक ब्लैक फंगस के 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस का इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बाकायदा मरीज की डिटेल के साथ कागजी कार्यवाही भी करनी पड़ती है और यही बात लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हम कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो रेगुलर बोलते हैं कि कल दे देंगे, कि कल आएगी नाइट में गाड़ी, हम सुबह दे देंगे। हम रेगुलर आ रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बस कि हमें इंजेक्शन जो भी है एंथ्रोसिन बी वो यहाँ सीएमओ कार्यालय से मिलेगा, लेकिन हम 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई जवाबदेही है इनकी। मैं लगातार सीएमओ दफ्तर में फोन कर रहा हूँ, डीजी को फोन कर रहा हूँ, डिप्टी सीएमओ को फोन कर रहा हूँ कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दे दीजिए। इतना लंबा प्रोसेस पहले आपने बना रखा कि प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो दून अस्पताल में साइन होंगे, दून अस्पताल के साइन के बाद वो डीजी के दफ्तर में या सीएमओ के दफ्तर में आएगा, सीएमओ के दफ्तर में 3-3 दिन लोगों को धक्के खाते हुए हो गए, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के एक मरीज को इलाज के लिए कम से कम 50 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पास सिर्फ अभी 85 इंजेक्शन आए, जिसमें 30 गढ़वाल और 20 कुमाऊं मंडल को दिए गए। मतलब सिर्फ एक मरीज के इलाज भर के इंजेक्शन ही उपलब्ध है। हालांकि सरकार का कहना है कि इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। ब्लैक फंगस की दवाई जो है अभी हमारे स्टेट को उपलब्ध कराई गई थी बहुत कम मात्रा में। 50 इंजेक्शन केवल आए थे, लेकिन उसमें से 30 जो है हमारे गढ़वाल मंडल को और 20 जो है कुमाऊं मंडल को वितरित किए गए थे। लेकिन जिस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, कम से कम 50 इंजेक्शन एक पेशेंट की आवश्यकता होती है मिनिमम। देखिए अभी ये एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने रिक्वेशन भेजी भी है कि ताकि शीघ्र हम पे इंजेक्शन आए और उसकी उपलब्धता बने। जो कोई दवाई नहीं आती है तो उसके बाद उसको आने में टाइम तो लगता है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 15 दिन पहले अस्पतालों में जिस तरह से हालात थे वो अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पताल, जैसे जैसे मरीजों का संख्या कम हो रही है, अस्पतालों में मरीजों का लोड भी कम हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे गिर रहा है, वैसे वैसे अस्पतालों के भी हालात सुधरने लगे हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन समेत दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों को अब बेड के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। आईसीयू को लेकर कोई समस्या नहीं है। निजी अस्पतालों में भी फिलहाल स्थिति सामान्य है। हालांकि वहां आईसीयू और वेंटिलेटर की अब भी समस्या बनी हुई है। कई निजी अस्पतालों ने तो कोरोना की 3rd वेव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स भी, आईसीयू भी और सस्पेक्टेड बेड्स भी हमारे पास अभी खाली हैं और हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम इसको इस प्रकार से नहीं देख रहे हैं कि अब
केसेस कम हो गए तो हम चुपचाप बैठ जाएं। हम इसको और आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति अब कुछ बेहतर नज़र आ रही है। कुछ पेशेंट जिस तरीके से बीच में स्थिति बनी थी उससे कम हुए हैं। O2 बेड की संख्या कुछ कम हुई है इस समय, जो डिमांड आ रही थी, परंतु जो देखने में आ रहा है ICU और वेंटी की डिमांड उसी तरीके से बढ़ी है। उसके पेशेंट लगातार हैं। बच्चों का जैसे आज सुनने में आ रहा है कि आगे 3rd वेव में बच्चों के लिए है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों। वहीं जिला प्रशासन भी अब इस बात पर नजर बनाए हुए है कि अस्पतालों में पहले जो दिक्कतें आई थी वो अब दोबारा न आए। देखिए, अभी हमारी जो तैयारी हो रही है, देखिए हम 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो कोविड है, और कोविड जो आगे अगर कोई और भी इस तरीके के केसेस बढ़ते हैं फ्यूचर में, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कैसे होगी उसकी। बीते कुछ दिनों से कोरोना के केसों में लगातार कमी आ रही है, जिससे अस्पतालों में महामारी जैसे हालात अब नहीं हैं। उम्मीद यही है कि कोरोना के केस लगातार घटते जाएं, जिससे अस्पतालों पर भी मरीजों का ज्यादा दबाव न रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब यहाँ आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में 30 बेड्स का नया ICU निर्माण में लापरवाही, कार्यदायी संस्था जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। चेतावनी दी गई है। काफी समय बाद ICU निर्माण में लापरवाही और बहानेबाजी को जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड संक्रमण के दौर में गंभीरता से लिया। हालांकि नोटिस मिलने पर कंपनी के काम में तेजी देखी जा रही है। समय और अतिरिक्त दिया हुआ, हम समय को वेट कर लेंगे। प्रतिदिन उनका क्या प्रगति उसका अनुश्रवण करेंगे। अगर काम में थोड़ा भी लापरवाही होता है तो उसका मैं नोटिस दोबारा जारी करूंगा। उनको मैंने पूर्व में नोटिस जारी कर रखा है। हरिद्वार जिले से खबर, जहां पर शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा कोरोना जांच के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे पे छोटा फोन है और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, और सरकार को चाहते हैं कि हमारे वैक्सीन लगे। ना परिवार में हमारे पे बड़ा फोन है कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगे। वहाँ भी गए थे, जहाँ इनका कार्यालय है, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ अब इस समय हर गांव के अंदर टेस्टिंग भी तेज़ी कर दी गई है, और जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको घर में आइसोलेट करके उनको वहाँ पर पूरा पैकिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते तो उनको जो भी उचित स्थान है उनको हॉस्पिटलों में लाकर भर्ती किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का दावा है कि पिथौरागढ़ जिले में कोरोना से निपटने के व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही जिले में बेड, दवाइयों के साथ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि RT-PCR लैब स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। जल्द ही लैब बेस अस्पताल में बनाई जाएगी। चाहे वो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है आज की डेट में, दवाओं की भी हमारे पास प्रॉब्लम से नहीं है, बेड भी जो है कि अभी तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारा एक RT-PCR का प्लांट तैयार हो जाना चाहिए था और जिसमें काम शुरू हो जाना चाहिए था उसमें थोड़ा देरी हुई है। लेकिन 2-3 दिन पहले उसमें जिनको RT-PCR की मशीन और लैब स्थापित करनी है वो सारे लोग यहाँ पर आकर के देख के गए हैं, और उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी स्वयं वार्ता हुई है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोविड इलाज में एलोपैथिक दवाओं के विवादित बयान से घिरे हुए योग गुरु बाबा रामदेव के बचाव में आए हैं आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी गलत मंशा नहीं थी। योग गुरु बाबा रामदेव का 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाबा रामदेव साधकों के सामने अपने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से
रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अब इस पर सफाई दी है। इसी पर आपको अपडेट दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव की कोई गलत मंशा नहीं थी, वो सिर्फ एक व्हाट्सएप का फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ रहे थे। आपको दिखाते हैं ट्वीट आचार्य बालकृष्ण का, जिन्होंने बचाव में किया है बाबा रामदेव के। आइए हम सब मिलकर पैथियों के नाम पर भ्रम, अफवाह और बेवजह विवाद से परे होकर प्राचीन और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से रोगों से पीड़ित मानवता को लाभ पहुंचाने में मदद करें। तो ये है आचार्य बालकृष्ण का ट्वीट जो उन्होंने किया है, और दूसरी तरफ पूरी तरह से बाबा रामदेव का बचाव भी किया है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बुलेटिन में। आपकी एक तरफ पुलिस और एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित शवों को जला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोहाघाट के मिर्तौली गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का शव मिला, जिसमें एक महिला के शव के दाह संस्कार पर दूसरे गांव के ग्रामीण भड़क गए। भारतौली के पास सड़क बंद हो गई। प्रशासन ने चौड़ी गांव के नदी से लगे हुए क्षेत्र को दाह संस्कार के लिए चुना, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान चौड़ी गांव के ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी आप देख रहे हैं। ग्रामीण हालांकि विरोध के बाद प्रशासन ने यहां पर ऋषेश्वर घाट से महिला का अंतिम दाह संस्कार किया है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हेडलाइंस के साथ।